नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त जम के आप स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन पेपर 4 मैथ का बेसिक 4 पेपर, उसका सेक्शन ए आज हम करने वाले हैं। बाकी पेपर अपलोड हो चुके हैं, आपके पास पूरा प्लेलिस्ट लिंक है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहले है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है यहाँ पर? द HCF ऑफ 20a² b एंड 30ab² इज 10a² b²। ठीक है, HCF दैट मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो एक तो उन्होंने कहा है 20a² b और दूसरा कहा है 30ab²। ओके, सो 20a² b, तो 20 को हम स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। ठीक है ना। a 2 बार है, a² इंटू बी। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक टर्म के हिसाब से इसको स्प्लिट कर दिया। 30 क्या होगा? ओके, 2 क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ओके, a एक ही बार है और b 2 बार है। ओके, तो अब अगर हम लोग इसमें से HCF निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक तो देखो ये 2 कॉमन आ रहा है तो एक बार 2 आ गया, ये 5 कॉमन दिख रहा है आपको, ये 5 आ गया, ये a कॉमन दिख रहा है आपको, ये a आ गया, यहाँ पे a b है और ये b कॉमन दिख रहा है आपको तो b आ गया। तो क्या हो रहा है? 2 5 ज़ा 10, 10ab। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है बेटा? इन्होंने कहा है 10a² b²। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर लगा दिया जबकि हमारे पास जो है वो सिर्फ a b है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n हैज़ एट द मोस्ट n+1 ज़ीरोज़। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका डिग्री, ठीक है, डिग्री जो होता है पावर n होता है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी उतने ही निकलेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी n ही निकलेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है n+1, इसके लिए आंसर क्या हो गया? ये वाला फॉल्स। n होता तो ट्रू, n+1। देखो बच्चा, आपने किया होता है ना, जैसे आप x² का कोई आपने इक्वेशन सॉल्व किया है, x² - 5x + 6 = 0, ऐसा आपका पास फॉर्मूला है, इक्वेशन है, तो आपके पास x की 2 वैल्यू निकलती है ना। तो जितने पावर होते हैं ना, x की वैल्यूज़ भी उतनी निकलती है। x की वैल्यूज़ का मतलब कि ज़ीरोज़। तो यहाँ पे अगर x का पावर n है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने निकलेंगे? n ही निकलेंगे ना। और इन्होंने हमें कहा है कि n+1 निकलेंगे, इसके लिए आंसर फॉल्स। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ़ द मिडल टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP विथ 11 टर्म्स इज़ 30। तो टोटल 11 टर्म्स हैं और AP फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कि बस इतने ही टर्म्स है, उससे आगे कुछ भी टर्म्स नहीं है, फिक्स AP है। उसका मिडल टर्म जो है वो 30 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP इज़ 330। तो सारे टर्म्स का प्लस जो है वो 330 है, वो हमें बताना है। ट्रू एंड फॉल्स है ना। तो देखो बच्चा, इन्होंने क्या बोला है? टोटल टर्म्स इन्होंने 11 दिया हुआ है। अब 11 आपको पता है ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका मीडियन ना, मिडल टर्म मीडियन एक ही बात है ना। तो ऑड नंबर्स का अगर हमें मिडल टर्म निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2 होल TH। ठीक है, मीडियन अपन निकाल दें ना स्टैटिस्टिक्स में, बस वही वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? 11 +/2 TH दैट इज़ 12/2। ओके, कितना हो जाएगा? 6th टर्म। कितना हो गया? 6th। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया है? द मिडल टर्म ऑफ द AP विथ 11 टर्म्स इज़ 30, मतलब कि 6th टर्म आया। तो इसका मतलब ये है कि 6th टर्म का वैल्यू जो है वो 30 है। तो हम 6th टर्म को 86 लिख सकते हैं ना, 6th टर्म। तो A6 जो है वो 30 है। A6 क्या होता है? A6 दैट इज़ A + 5D होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। मैम कैसे? अरे बेटा देखो, एक तो फर्स्ट टर्म A लिख दो, तो टोटल कितने हैं? 6, उसमें से एक यहाँ पे आ गया, भाई कितने बच गए? 5। ठीक है, तो 5D, D के साथ हमेशा एक नंबर कम होता है। 6 होता है तो 5 आएगा, 7 होगा तो 6 होगा, 9 होगा यहाँ पर तो 8 होगा। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन लिख दिया करो ऐसे ही। ओके, अब क्या है? द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP इज़ 330। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो SN की वैल्यू क्या है? फॉर्मूला n/2 2A + n - 1D। ठीक है, अब टोटल 11 टर्म्स है वो तो पता ही है, तो S11
11/2 2a प्लस n-1, n- मतलब 11-1 d। ओके, अब इन्होंने कहा है, नहीं छोड़ दिए, 11/2 2a प्लस कितना हो जाएगा 10d। ओके, 11-1 10, 11/2 ये 2 बाहर कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा a प्लस 5d, है ना। 2 मैंने बाहर निकाल दिया, ये 2 कैंसिल आउट, 11 और a प्लस 5d की वैल्यू ये रही हमारे पास 30, तो यहाँ पर 30 अप्लाई कर दूँ। ओके, तो 30 × 11 इज़ 330, तो जो सम है 11 टर्म्स का वो 330 हमारा आया। इन्होंने भी यही बोला है, इन्होंने भी यही कहा 330। ठीक है, तो इसके लिए ये हो गया ट्रू। ठीक है बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर थीटा। देखो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो फॉर्मूला होता ही है। अब अगर 1 का स्क्वायर भी लिख दो फिर भी आंसर तो 1 ही आता है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। ओके, चलो 5th नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। अब ये तो फॉर्मूला ही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला आइडेंटिटी है ना। तो कॉसेक में अगर आप 90 में से एंगल माइनस कर लोगे तो आपको सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस, 5th वाला जो है वो भी ट्रू आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6th, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीडियन ऑलवेज एक्सीड्स इट्स मोड। नहीं, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि मीडियन हमेशा मोड से ज़्यादा ही होगा, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। इसके लिए आंसर क्या आ गया इसका, फॉल्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स फिनिश कर लिए। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की ओर। सो बच्चों अभी 7th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 14587 अपॉन 1250 टर्मिनेट्स आफ्टर डैश डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो 14587 को डिवाइड करना है 1250 से, तो बताना है कि डेसिमल जो आएगा ना, पॉइंट जो आएगा वो कितने प्लेसेस के बाद आएगा। अब देखो, आप डिवाइड करने मत बैठ जाना बच्चों, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। हमें जो नीचे डिनोमिनेटर है ना 1250, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1250 के फैक्टर्स देखो, 2 की टेबल लगा दें, 2 6 जा 2 कैरी 625, 5 125, 5 25, 5 5 5 1 जा 5। ठीक है, तो 2 आया और 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 2 पावर 1 एक ही बार है और 5 रेज़ टू 4। ठीक है, अब ग्रेटर पावर कौन सी है, 4, तो जो ग्रेटर पावर होगा उतना ही डेसिमल बनेगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या होगा कि डेसिमल जो लगेगा वो 4 प्लेसेस के बाद लगेगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 के ऊपर पावर 4 इसके किया, 2 के ऊपर पावर अलग होता तो नहीं। अगर 2 के ऊपर पावर 4 होता, 5 के ऊपर पावर 1 होता, मैं फिर भी 4 लेती। इन शॉर्ट 2 और 5 में से, ठीक है, 2 और 5 में से जिसका पावर ज़्यादा है वो तुम्हारा आंसर। तो इन शॉर्ट यहाँ पे डी इज़ द आंसर। ठीक है, शॉर्ट में। नाउ द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 7x माइनस 4 इज़ डैश। ठीक है, तो ज़ीरो निकालना है, p ऑफ x इक्वल्स टू 7x माइनस 4, ज़ीरो मतलब कि यहाँ पे ज़ीरो लग जाना चाहिए। तो 7x माइनस 4, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल टू 7x, तो 4/7 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4/7। चेक करें, 4/7 ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड डैश आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो एक तो आपको इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। ओके, तो पहले तो इसको अंदर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब a1 क्या हुआ 4, b1 क्या है 3 और c1 क्या है माइनस 14। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो अब क्या करना है, ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए ना, ठीक है, देखो A1 B1 C1 तो हमने देख लिया। अब ये चारों ऑप्शन में से जैसे A उठा रहे हैं हम लोग, तो A में ये A2 B2 C2 हो जाएगा और यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा आंसर। तो इसके लिए एक एक करके देखना पड़ेगा। सो A1 है 4 हमारा, B1 है 3 और C1 है -14। ठीक है, अब आपके पास जो ऑप्शन A आता है, ऑप्शन A, उसका इक्वेशन है आपके पास 3x + 4y = 14। पहले तो इसको अंदर ले लो, यहाँ डायरेक्टली आप समझ तो गए ना। A2 3, B2 4 और C2, अभी अंदर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसके लिए क्या -14। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या है, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। नाउ लेट्स सी, A1 अपॉन A2 मतलब कि 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू B1 3 अपॉन 4, ओके, इज इक्वल्स टू C1 -14 अपॉन -14। अब बेसिकली देखो बेटा, यहाँ पे 4 अपॉन 3 और 3 अपॉन 4, हमें ये तो इक्वल में चाहिए ना, बट यहाँ पे तो ये हमारा नॉट इक्वल आ गए तीनों के तीनों, तो इसके लिए ऑप्शन A जो है वो वैलिड नहीं है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर 8x + 6y = 28। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला तो है आपके पास A1 अपॉन A2 मतलब कि 4 अपॉन 8 = 6 अपॉन 3, ओके, इक्वल्स टू -14 अपॉन -28। चलो तो यहाँ पे 2 2 ज़ा, यहाँ पे 2 4 ज़ा, यहाँ तो सॉरी 1 ज़ा 2 ज़ा आ गया ना, हाँ ये 1 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको, 3 अपॉन 6। ये भी क्या हो गया 1 अपॉन 2 और ये भी क्या हो गया 1 अपॉन 2। ये तो तीनों इक्वल आ गए, ये तो तीनों इक्वल आ गए, और हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए होता है, ये दोनों इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, यहाँ पे तीनों इक्वल। इसका मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है यहाँ पर, 12x + 9y = 42। ठीक है, तो चलो A1 अपॉन A2, A1 4 है, ये 12 हो गया, B1 3 है, ये 9 हो गया, और C1 -14 है, ये -42 हो गया। 1 ज़ा 3 ज़ा, 1 ज़ा 3 ज़ा, आगे कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये दोनों इक्वल। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 ज़ा 3 ज़ा, तो ये भी इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गए। अगेन ऑप्शन सी नॉट वैलिड। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है और ऑप्शन ए नहीं है। आइए अब ऑप्शन डी करके देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ पे आपको -12x = 9y। तो पहले तो आप इसको अच्छे से सिंक्रोनाइज़ कर लीजिए, -12x - 9y = 0। ठीक है, अब A1 अपॉन A2, तो A1 क्या है 4, यहाँ पे क्या हुआ -12, B1 क्या है 3, यहाँ पे क्या है -9, C1 क्या है -14 और यहाँ पे क्या हुआ 0। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो -1 अपॉन 3, 1 ज़ा 3 ज़ा, -1 अपॉन 3, और ये क्या आया, लाइक अपॉन में 0 तो इन्फिनिटी। ओके, तो -1/3 -1/3, इसका मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है ना, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके बच्चा, क्लियर ना। चलो नाउ 10th क्वेश्चन, 2 and -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये 2 और -1 इनमें से किसके रूट्स होंगे वो निकालना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि x की जगह पे 2 लगा के देख लो, -1 लगा के देखो, अगर हर एक में आंसर 0 है, जिसमें आंसर 0 है वो तुम्हारा ऑप्शन हो गया। या तो फिर ठीक है हम खुद अपना इक्वेशन बना दें, जैसे कि x की वैल्यू एक तो 2 दी हुई है और एक तो -1 दी हुई है। देखो बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू एक 2 है और एक -1 है। अगर मैंने इसको अंदर ले लिया तो x - 2 = 0 हो गया,
और इसको अंदर ले लिया मैंने, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन फ्रेम करनी होती है ना, तो आप इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में कर लेते हो। ठीक है, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1, तो क्या करेंगे, x का टर्म लेंगे पहला और उसके साथ दूसरा वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिख देंगे। देन -2 ये लिया, फिर उसके साथ ब्रैकेट ले लिया मल्टीप्लाई में। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2। ओके, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो आप, तो ये प्लस x है, ये माइनस 2x है। पहली बात तो साइन देखो, प्लस माइनस माइनस, तो करना क्या है, माइनस करना, इतना गारंटी हो गया। ये 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, मतलब x ही लिखेंगे। ग्रेटर नंबर क्या है 2, उसकी साइन क्या है माइनस की, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे -2 दूसरा आ गया। तो हमारा ये ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, चलो अब करते हैं 11th नंबर। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 इज़ डैश। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर तो क्या है, 1 + 3 + 5 इज़ डॉट 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 प्लस 2n - 1। तो एक तो फर्स्ट टर्म आपको 1 दिया हुआ है, डिफरेंस आपको 3 - 1 दैट इज़ 2 दिया हुआ है। आपको आगे डैश 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 नहीं है, मतलब कि ये लास्ट टर्म कहलाएगा। तो an आपको दिया हुआ है 2n - 1 और सबके बीच में क्या है बच्चों, प्लस है। प्लस है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इतना तो लॉजिक लग जाएगा ना। ठीक है, तो एस एन निकालना है हम लोगों को ना। बच्चों देखो, पहली बात तो ये है कि एस एन निकालना है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लास्ट टर्म लगा दें, n/2 a + an। ठीक है, सो n तो पता नहीं क्या है, a की जगह 1 आ गया और an की जगह 2n - 1 आ गया। +1 - 1 कैंसिल आउट, n/2 क्या बचा, 2n, 2 कैंसिल आउट, n इंटू n क्या हो गया, n²। तो सम ऑफ द टर्म्स क्या आया, n²। चेक करते हैं ऑप्शन है ऐसा कुछ, हाँ ये रहा n², तो ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 - 3 फ्रॉम द y एक्सिस इज डैश। देखो अगर मैं यहाँ पे रफली एक ग्राफ बना दूँ, तो पॉइंट क्या है -2, -3, तो -2 ये -2 लेके चल रहे हैं और ये -3। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा -2, -3 ये वाली पॉइंट। तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये y एक्सिस है बेटा। ठीक है, और ये पॉइंट है, ये y एक्सिस है, ये डैश, ये गैप आई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये गैप तो यही गैप हुई ना, ये दोनों गैप तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस कितना होगा 2। अब डिस्टेंस हम कभी माइनस में नहीं लेते ना बच्चा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -2 है यहाँ पर पॉइंट, तो इसके लिए क्या हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या आया, डिस्टेंस का 2, ए आंसर 2। बात पकड़ में आई। ठीक है, देखो y एक्सिस का पूछा है, अगर वो x एक्सिस का पूछते हैं कि ये पॉइंट का डिस्टेंस आप हमको x एक्सिस से कितना है वो बताओ, तो मैं इसको और इसको कंपेयर करती। तो यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दी थी। अब मेरे को यहाँ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कितना था 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब कन्फ्यूजन जो बच्चे करते हैं ना, आपको समझ आ चुका होगा, कन्फ्यूजन होता है कि 2 लिखना है कि -2 लिखना है। उन्होंने हमें डिस्टेंस पूछा है। अब आपको 9th की थोड़ी बहुत फिजिक्स याद होगी, उसमें आपको टीचर ने बताया होगा, ठीक है, आपके स्कूल के मैम ने, कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए आपको आंसर जो है वो पॉजिटिव में लिखना होता है। चलो बच्चों 13th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर एज, अब आपको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे और आपके ऑब्जर्वेशन भी अरेंज्ड है, 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 31, 34।
ठीक है, और इसका मीडियन आपको दिया हुआ है 27.5। आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों यहाँ पर, ओके, सो मीडियन दिया हुआ है तो पहले n देख लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, n जो है वो 8 है, ओके, 8 मतलब कि इवन नंबर हो गया, फाइन। तो इवन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ओके, शॉर्टकट तो यही कहलाता है ना। अब फॉर्मूला तो अपन लिख ही सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th होल अपॉन 2, फॉर्मूला तो यही कहलाता है। तो अब n की जगह पे क्या लिख दें हम लोग, 4 लिख दें, सॉरी 8 लिख दें, n 8 है ना, और मीडियन क्या आया 27.5, ठीक है। तो क्या हो गया 8/2th प्लस 8/2 प्लस 1th होल अपॉन 2, ठीक है, ओके। सो नाउ क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो यहाँ देख लो 27.5 इक्वल्स टू 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2, ठीक है। 5th टर्म क्यों आया समझ आया ना यहाँ पे, सॉरी 1 ज़ा 4 ज़ा 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे से 4 था। अब देखो बच्चों, ये आपको है ना, मैं आपको बहुत सीधी सीधी फैक्ट चीज़ बता रही हूँ कि ये आपको फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, कि 1 मार्क का है, ठीक है। तो आप लाइक डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है और 8 है तो क्या करोगे, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो ऑलमोस्ट अभी जो करेंगे ना वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो क्या हो गया 27.5, अब जो 4th टर्म में वो है x प्लस 2, और जो 5th टर्म में वो है x प्लस 3 होल अपॉन 2। चेक करना है, करो, 1 2 3, ये हो गया 4th टर्म और ये हो गया 5th टर्म, ठीक है, वही तो लगाया हमने यहाँ पर, है ना, वही तो लगाया। चलो, सो क्या हो गया अभी हमारे पास यहाँ पर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस एक्स 2x प्लस 5, ओके, कितना हो जाएगा 7 15 1 कैरी 55, ठीक है। सो 55 इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये यहाँ पे आ गया, तो 55 माइनस 5 इक्वल्स टू 2x, सो 50 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो 50/2 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 25, आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन इवेंट नेवर अकर्स इट्स प्रोबेबिलिटी इज़। अब जो चीज़ कभी होने ही नहीं वाली है, ठीक है, तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी तो कुछ हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि वो अनसर्टन है ना, वो हो ही नहीं सकता। चलिए नाउ 15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इन अ लीप ईयर हैविंग 5 फ्राइडेज इज डैश। देखो अब अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में 5 फ्राइडे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ईयर दिया हुआ लीप ईयर, हालांकि लीप ईयर का कोई मतलब अप्रैल में तो नहीं आता है, इसमें तो जो भी चेंजेस आता है वो फेब मंथ में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, अब पहले तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अब आपको मुट्ठी पता है इस तरीके से, ठीक है, तो जनवरी, पता नहीं ये बचपन करते थे, जनवरी, फिर एक खांचा फरवरी, मार्च एंड देन अप्रैल, तो ये अंदर जा रहा है, मतलब कितने दिन हुए, 30 डेज हुए। सो अप्रैल में टोटल डेज जो होते हैं वो 30 डेज होते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 28 दिन कह रहे हैं, लाइक 1 वीक कंटेन्स द 7 डेज, ओके, तो अगर मैं 28 डेज़ की बात करूं तो दैट मीन्स कि 4 वीक्स हो गया, है ना, 4 7 है 28 डेज, क्लियर। तो अब सुनना, इसका मतलब कि अप्रैल मंथ में 4 हफ्ते तो होते ही हैं, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, हुई 30 दिन है ना, मतलब कि 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ओके। अब 4 हफ्ते हैं, मतलब कि 4 फ्राइडे तो फिक्स हुए, एक हफ्ते में 1 फ्राइडे, ओके बच्चा। अब बाकी हमको बोल रहा है कि 5 फ्राइडे होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, चलो, तो कैसा है ना, जैसे कि अब 2 दिन में क्या क्या सकते हैं, वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं ना, वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, वो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, वो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, वो सैटरडे संडे हो सकता है, वो संडे
मंडे हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, लाइक दैट। तो अब आप देखो फ्राइडे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार चांसेस है फ्राइडे आने की, एक थर्सडे फ्राइडे के साथ और एक फ्राइडे सैटरडे के साथ, है ना। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। अब मैं आपको शॉर्टकट बोलूँ, ठीक है, शॉर्टकट ये कहलाता है कि फटाफट से पहले तो देखो मंथ में दिन कितने हैं, ठीक है, अब उस दिन में से 28 डेज़ माइनस कर ही लो, क्योंकि पता है ना एक महीने में 28 डेज़ फरवरी के अलावा बाकी सब में होने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब 28 डेज़ अब आप माइनस कर लोगे तो कितने दिन बाकी रहते हैं, उतना 2/7 लिख देना, समझ में आई। जैसे कि यहाँ पे 28 डेज़ तो है ही है, तो 30 में 28 तो माइनस कर लो भाई, कितना बच जाता है, बाकी बच जाए 2 दिन, तो क्या आंसर क्या आएगा, 2/7। बहुत ईजी, इतना सब कुछ करने की दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ मैं, मंथ में जितने दिन आप डिसाइड करते हो, ठीक है, और 4 वीक में 28 दिन तो होते ही हैं, उतना माइनस कर लो, जो गैप बच गया वो तुम्हारा आंसर, अपॉन में 7 लिख देना, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसके लिए, ठीक है। चलो नाउ 16th क्वेश्चन, An unbiased coin is tossed once. The probability of receiving head on its upper face is. अब एक ही बार उछाल रहे हैं ना, अब एक ही बार में तो क्या आएगा ना, तुमने कॉइन उछाला, अब एक बार में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ तो हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, 1/2, 50% ना, 1/2, सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। चलो 17 क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x 9x² - 49 इज डैश। देखो बच्चों, पहले तो मैं इसका थोड़ा सुधारा कर दूं। सुधारा मतलब ये है कि यहाँ पे मिडल टर्म नहीं दिया हुआ है, 9x² - 0x या +0x - 49, ठीक है, x वाला टर्म नहीं था, इसके मैंने 0 लिख दिया, ओके। अगर कंपेयर करूँ मैं इसको ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -49, इतना क्लियर। अब इन्होंने सम ऑफ द ज़ीरोस बोला है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो 0/9, आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो बेसिकली द सम ऑफ द, ठीक है, द सम ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0, कि मिडल टर्म वाला टर्म तो है ही नहीं सम के लिए। चलो 18th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, डैश्ड टर्म ऑफ द AP 4, 7, 10 इज़ 94, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4, 7, 10 डॉट 94, ठीक है, ये टर्म है, तो ये कौन सा टर्म होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर a तो हो गया 4, d हो गया 7 - 4 दैट इज़ 3, ओके, a एंड लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 94, तो हमें ये कौन सा टर्म होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, an = a + n - 1d, an कितना है 94, a 4 + n - 1, n तो निकालना है, और d कितना है 3, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो, तो 94 - 4 = n - 1 × 3, कितना हो गया, 90 = n - 1 × 3, ये 3 को डिवाइड में ले लूँ मैं, तो क्या हो गया, 90/3 = n - 1, 30 = n - 1, यहाँ पे 1 ले लो साइड में, तो क्या हो जाएगा, 30 + 1 = n, तो nth टर्म मतलब कि nth वैल्यू क्या हुई उसकी, 31, तो 31st टर्म वो है जिसकी वैल्यू 94 है। डन बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये आपका सॉल्यूशन वाला आता है, 1 स्टेटमेंट या 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। A tangent PA and PB from the point P to a circle with the center O are inclined to each other at the angle 70 degree. Then how much is angle OAB? If the tangent PA and PB from the point P, ठीक है, अब हम उसको फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है, ओके, और P एक पॉइंट बाहर है, PA और PB, ये टेंजेंट समझ लेना बच्चों, ओके। सो PA और PB, तो क्या बोल रहा है, इफ़ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर। अब ये दोनों आपस में कितना डिग्री बना रहे हैं,
70 डिग्री बना रहे हैं। तो हमें पूछा गया है कि ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। ओ ए बी, ये कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, सो बच्चों देखो यहाँ पर, अब बेसिकली आपको ये पता होगा कि ये जो एंगल है, और अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ, ये जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों का प्लस जो होता है 180 होता है। सो हेयर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180। चैप्टर 10 में ये है ना, ठीक है, पूरा प्रूव दैट भी है ये वाला सम। तो ए पी बी तो 70 है हमारे पास, और ए ओ बी हम यहाँ से निकाल देंगे, इक्वल्स टू कितना है 180। सो ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70। सो देयरफॉर ए ओ बी कितना हो गया 110। ओके, तो समझ लो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना आया 110। चलो ठीक है, अब आपको ये ट्रायंगल तो नज़र आ ही रहा होगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में ये है रेडियस और ये भी है रेडियस। तो आपको 9th स्टैंडर्ड में एक स्टेटमेंट करवाया होगा स्कूल में, और वो करवाया होगा कि अगर एक ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। In a triangle, if two opposite sides are equal, then their opposite angles are also equal। ये स्टेटमेंट था। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लेट्स से कि इस एंगल को x ले लिया और इस एंगल को भी x ले लिया, ठीक है। तो आइए ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, क्या हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 180। ए ओ बी 110 निकाल दिया था। ओ ए बी एक्स है यहाँ पर, ठीक है, तो एक्स लिख दूँ इसकी जगह पर, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। सो क्या हो जाएगा 110 प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, 2x इक्वल्स टू 70, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाई 2। ओके, सो क्या हो गया x इक्वल्स टू 35। ओके, x मतलब कि ओ ए बी, दैट इज़ एंगल ओ ए बी इज़ 35 डिग्री। आंसर। ओके, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद द रेडियस 1.5 इन द मल्टीपल्स ऑफ पाई। मतलब कि पाई की वैल्यू अपन को नहीं लगानी है, और हमें कहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कीजिए जहाँ पर रेडियस आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ स्फीयर इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई आर की जगह 1.5 पावर 3, 4/3 इंटू पाई, 1.3 को 3 बार लिख दें, आई मीन 1.53 को, तो 15/10। मैंने डेसिमल रिमूव भी कर लिया और 3 बार लिख भी देती हूँ मैं, एक ही स्टेप में 2 काम हो जाएंगे ना। ओके, चलो थोड़ी सी कटिंग शटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 ना, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। क्या बच गया हमारे पास, 3 इंटू 15/10 पाई। 3 इंटू 15 इज़ 45, ठीक है, तो 45/10 इज़ पाई। ओके, अब आपके पास लाइक कटिंग कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 9 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ वॉल्यूम। अब यह आंसर ये भी हो सकता है, या तो फिर यह आंसर 9/2 मतलब कि 4.5
पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी देख लेना, एक ही बात है। सो यहाँ पे 20th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 21 देखते हैं। इफ़ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, आर और यहाँ पे ये आर कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बच गया 2 इक्वल्स टू आर, मतलब रेडियस कितना आया 2। इन्होंने कहा डायमीटर निकालो, तो डायमीटर क्या होता है डबल ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ठीक है, 4 यूनिट्स। दैट्स इट, इजी था। चलो नाउ नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। इफ़ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो बच्चों। ओके, लेट्स सी कि हम लोग एक क्यूबॉइड बना देते हैं। ओके, डन। अब ये जो है इसको हमने ले लिया लेंथ, ओके, ये जो रहेगा उसको हम ले लेते हैं ब्रेथ, और ये जो आएगा, ठीक है, ये हो गया हाइट। इतना क्लियर है। अब कह रहे हैं कि 3 एडजेसेंट फेसेस लो, फेसेस मतलब चेहरे। तो जैसे आपको ये वाला चेहरा नज़र आ रहा है, इस चेहरे को मैंने x ले लिया। अब आप देखो कि इस चेहरे में क्या क्या इंक्लूडेड है, लेंथ इंक्लूडेड है और ब्रेथ इंक्लूडेड है, और x एक एरिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, है ना। तो इसके लिए ये क्या हो गया 2 का मल्टीप्लाई हो गया साइड्स का। फिर ये वाला एरिया देख लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं। ओके, अब y देखो क्या है, ये लेंथ हुआ, ओके, और ये क्या है, ये तो हाइट है। तो ये जो एरिया है वो किससे मिलके बना है, लेंथ और हाइट से मिलके बना हुआ है। तो y क्या हो गया L इंटू एच, और z अगर आप देखो तो इसको z ले लूँ मैं, तो ये किससे मिलके बना है ब्रेथ से और हाइट से, ब्रेथ से और हाइट से। तो ये क्या हो गया b इंटू एच, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब LHS एंड RHS मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू LB इंटू LH इंटू BH। अगर आप देखो तो L 2 बार है तो L स्क्वायर, B 2 बार है B स्क्वायर, और H 2 बार है H स्क्वायर, XYZ। सो XYZ इक्वल्स टू LBH कॉमन होल स्क्वायर ले लूँ, ठीक है। अभी ये स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा XYZ का अंडर रूट इक्वल्स टू LBH। अब आप खुद बताओ कि क्यूबॉइड ना, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, वही तो होता है। तो ये क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही हुआ ना, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू XYZ का अंडर रूट, ठीक है, ये उसका आंसर। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना 23rd नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। फॉर द बिलो फिगर ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ y, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है y का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। अब y का पॉलिनोमियल, इसका मतलब आपको क्या देखना है बेटा y एक्सिस। अब जनरली बच्चे क्या देखेंगे ना, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक ही बार काट रहे हैं तो 1 लिख के आ जाएंगे। देखो बच्चों, जनरली हमारे पास इक्वेशन कैसे आती है y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, ऐसा लिखा होता है ना y इक्वल्स टू p ऑफ x। तो हम लोग इसके लिए x एक्सिस देते हैं। अभी आपको लिखा हुआ है x इक्वल्स टू p ऑफ y, मतलब आपको क्या देखना है अभी y एक्सिस देखना है। तो y एक्सिस का देखो कितनी बार काट रहा है 1 टाइम, ठीक है, देखो दिख रहा है ना 1 2, ओके, देन 1 2 3 एंड 4। आई रिपीट 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा 4। ना 24। देखो क्या कह रहा है 24th क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल विद द रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये सेमी सर्कल,
इसमें एक ट्रायंगल है, इसका रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा कैसा बनता है 90 डिग्री। इन्होंने कहा है कि आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री, इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया। सो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इज़ नथिंग बट द डायमीटर ना, यही तो बेस है, यही तो ट्रायंगल का पूरा बेस है 20, तो कितना हो गया 20। अच्छा हाइट कितनी लेंगे, तो देखो ये है हमारा, तो ये हुआ ना हाइट। अब ये सेंटर हुआ और ये सर्कल का पॉइंट, तो बेसिकली ये क्या रेडियस हुआ ना, ठीक है, ये क्या हो गया रेडियस हो गया। तो रेडियस और हाइट इक्वल है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, तो इसके लिए इंटू 10 ले लिया, 1 ज़ा 10 ज़ा, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आई होप आपको सेक्शन अच्छे समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे, और साथ ही साथ में और भी पेपर्स अपलोड करती जा रही हूँ। आपने देखे होंगे सारे के सारे प्लेलिस्ट, तो आपको सारे मटेरियल्स जो है मैं प्रोवाइड करती जा रही हूँ। मीनवाइल आप अपनी स्टडी को जोर शोरों से स्टार्ट कर लीजिए, नहीं की हो और कर भी ली है तो उसको कायम रखिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है टू सिक्योर और टू स्कोर द गुड मार्क्स। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा है। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेशन में, और आपके फ्रेंड्स को ये चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा इफ़ यू फाइंड माई चैनल वर्दी। तो बाय बच्चा, टेक केयर।